हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी बॉन्डिंग को समझाने वाली सबसे पहली थ्योरी थी और इस थ्योरी को दिया था एल्फ्रेड वर्नर ने। एल्फ्रेड वर्नर एक स्विस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल जो कंपाउंड है उनकी बॉन्डिंग को बताया और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1893 के अंदर। 1893 के अंदर इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में। 1913 में इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। देखो एक बार सोचो आप, 1893 के अंदर उन्होंने इस थ्योरी को बता दिया था, जब उस टाइम तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर नहीं किया गया था, तब उन्होंने बॉन्डिंग को समझाया था। बेसिकली उन्होंने क्या किया, ये सबसे पहले तो ये बहुत पुरानी थ्योरी है जो आज के दिन आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी सबसे पहली थ्योरी है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखो एक बार बोर्ड पे देखो, वर्नर थ्योरी। वर्नर ने क्या बताया, वर्नर ने देखा कि एक अपने पास कंपाउंड है COCl3 जो कि एक कॉमन सोल्ट है, एक कॉमन सोल्ट है COCl3 जो कि स्टेबल है, ठीक है, सोल्ट है। उसके बाद इस सोल्ट को उन्होंने क्या किया, अमोनिया के अंदर मिलाया। अमोनिया भी एक मॉलिक्यूल है और स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो उन्होंने पाया कि जब इसको सोल्ट को, जो कि एक स्टेबल सोल्ट था और एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, जब इनको मिक्स किया तो इनसे जो कंपाउंड बन गए और वो स्टेबल, दो स्टेबल मॉलिक्यूल से, स्टेबल सोल्ट से कंपाउंड बन गए और वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग थी। इससे कंपाउंड बना COCl3.6NH3, 5NH3, 4NH3 एंड COCl3, 3NH3। ये कंपाउंड बने और ये कंपाउंड बने, इनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग थी, इनका कलर सबका अलग अलग था। इसका कलर था येलो, उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड है इसका कलर था पर्पल, नेक्स्ट वाले का जो कलर था वो दो कलर थे, वॉयलेट और ग्रीन। वॉयलेट और ग्रीन अभी बात करेंगे दो अलग अलग कलर क्यों आए। और सबसे लास्ट वाले का कलर था वो था ब्लू। अब क्या हुआ कि जब ये सारे मॉलिक्यूल बने, पहली बात तो यही है, पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो स्टेबल मॉलिक्यूल से एक नया मॉलिक्यूल कैसे बन गया। दूसरी बात, मॉलिक्यूल बन भी गया तो उसके वैरायटी ऑफ कंपाउंड बने, वैरायटी ऑफ कंपाउंड की सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी। तो इन्होंने उस टाइम पे क्या था, इनकी स्ट्रक्चर को हम, जो मॉडर्न टेक्निक है आज हमारे पास, एक्सरे मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड है, उनसे आज के दिन तो हम इनकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इनकी क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या ज्योमेट्री है। लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्निक थी नहीं, तो फिर उन्होंने केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर इनकी स्ट्रक्चर को ढूंढा और इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन उन्होंने क्या किया, इसके अंदर AgNO3 मिला दिया, AgNO3 मिलाया, एक्सेस ऑफ AgNO3। तो उन्हें पाया कि देखो AgNO3 है तो ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के अंदर, मतलब यहां से Ag पॉजिटिव आएगा। और इस कंपाउंड के अंदर जब उन्होंने मिलाया तो उन्होंने पाया कि यहां से 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हुए, 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हुए। इसका मतलब यह हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर 3 Cl ऐसे हैं जो आयनाइजेबल हैं, जो आयनाइज हो गए, जो टूटकर बाहर आ गए और वो Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके AgCl में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही उन्होंने जब इसके अंदर AgNO3 डाला तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर क्या हुआ, 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हुए, यहां से 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ और यहां से कोई भी AgCl नहीं बना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने इनकी स्ट्रक्चर को बताया, इनकी स्ट्रक्चर को क्या किया, हमें समझाने की कोशिश की। अब इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें समझाने के लिए उन्होंने कुछ थ्योरी दी अपनी तरफ से, कुछ पोस्टुलेट दिए कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो कंपाउंड बना है ना, ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर जो ये मेटल एटम है ये 2 तरह की वैलेंसी रखता है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, नाम दिया उन्होंने। 2 तरह की वैलेंसी रखता है और 2 तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है ये, और ये जो आपके पास जो स्पीसीज लगे हुए हैं इसके साथ, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनकी वैलेंसी को, प्राइमरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो उन्होंने अपने पोस्टुलेट के अंदर बताया, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या बताया, पोस्टुलेट क्या थे वो मैं लिख रहा हूं एक बार बोर्ड पे।
ध्यान देना, उन्होंने बताया पहला पोस्टुलेट तो यही था उनका कि दो तरह की वैलेंसी रखता है मेटल एटम, एक को बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो उनके पोस्टुलेट थे, पहला पोस्टुलेट यही था, मेटल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, और दो टाइप की जो वैलेंसी है उसके अंदर उन्होंने पहला बताया, पहले को बोलेंगे हम प्राइमरी वैलेंसी, एक नाम दिया उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा बताया उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी को प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोला जाता है, इसको प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोला जाता है। और इसी तरह से जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको उन्होंने नाम दिया ऑक्सिलरी वैलेंसी, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी की, वो उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ही सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, यानी कि एनायंस, इनको सिर्फ एनायंस सेटिस्फाई करेंगे। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एनायन हो सकते हैं। प्रिफरेंसली न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेंगे, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे, एनायंस लेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज लेंगे। अब ये जो न्यूट्रल लिगेंड और जो एनायंस है, आज के दिन हम इनको लिगेंड का नाम देते हैं, उस टाइम नहीं पता था किसी को भी। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी मॉडर्न टाइम के अंदर, यानी कि आज हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या थी। प्राइमरी वैलेंसी जो उन्होंने उस टाइम पे जिनको प्राइमरी वैलेंसी बोला, आज के दिन हम उनको पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही क्या होती है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। इसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी जो आज के दिन हम पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम के अंदर, वो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है, यानी कि एक मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने लिगेंड प्रेजेंट है आज के दिन, वही क्या होती है बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये उन्होंने उस टाइम इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला था, इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला था। तो इसी चीज को, ये जो बेसिस है इसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये एनायन इसको सेटिस्फाई करेंगे, और ये क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट आज के दिन। दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये आयनाइजेबल है। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं NaCl, अगर NaCl की बात करूं तो NaCl के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या है, अब आप NaCl को कभी भी ऐसे नहीं बनाते, इस तरह से नहीं बनाते NaCl को। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ बेसिकली एक बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आयनाइजेबल है, पानी के अंदर डालते हुए टूट जाता है। तो वही बात है कि जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है, यानी कि जो स्पीसीज प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आयनाइज हो सकते हैं, आयनाइजेबल है, और वो आयनाइजेबल है और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आयनाइजेबल है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल नेचर की होती है। अभी क्लियर होगा सारी चीजें, डायरेक्शनल नेचर की होती हैं जब हम एग्जांपल के साथ बात करेंगे। और अगर डायरेक्शनल नेचर की है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इसी वजह से इसकी बैंड स्ट्रक्चर है। मतलब इसकी जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसका जो sp3 ऑर्बिटल है वो इस डायरेक्शन में आते हैं, तभी उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड बना ये डायरेक्शन की वजह से बना, तो ये डायरेक्शनल नेचर हो गया। यही आता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को जो स्पीसीज सेटिस्फाई कर रहे हैं मेटल के साथ, उनके अंदर डायरेक्शन होती है और डायरेक्शनल नेचर होता है। अगर किसी की डायरेक्शनल नेचर होगी तो उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगी, पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो इसीलिए ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है
ये मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ज्योमेट्री प्रोवाइड करती हैं, ज्योमेट्री प्रोवाइड करती हैं। यानी कि मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है, जो कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड होगा। सेकेंडरी वैलेंसी ये ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की क्या होगी, डिसाइड होती है। उन्होंने बताया फिर कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी, उसको हम कैसे दिखाएंगे, प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इस तरह से, ये आयनाइजेबल है और डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम थिक लाइन से दिखाएंगे, इस तरह से, थिक लाइन से। उसके अलावा उन्होंने बताया, इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो ऐसी स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर सकते हैं, देखो एनायन ही कर सकते हैं, एनायन ही कॉमन है इनके अंदर। तो एक एनायन कई बार ऐसे काम करता है, वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा। मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी पार्टिसिपेट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी प्रोवाइड करेगा कॉम्प्लेक्स को, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ऐसे स्पीसीज जो बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्पीसीज which satisfy both type of valency, both types of valencies are represented as उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक थिक लाइन से और उसके साथ में एक डॉटेड लाइन, यानी कि दोनों तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट बात, इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, उनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं आज के दिन। तो यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, उनको आउटसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, आउटसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। जबकि अगर हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि जो स्पीसीज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात यह आती है कि अगर कोई ऐसी वैलेंसी है या ऐसा कोई स्पीसीज है, ऐसा कोई स्पीसीज आएगा भाई, ये स्पेसिफाइज लिख दिया, ऐसा कोई स्पीसीज है जो कि बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, उसको कहां लिखेंगे, तो उसको लिखा जाएगा इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात कर लेते हैं उन सब कंपाउंड्स की जो मैंने सबसे पहले लिखे थे, जो वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनकी बॉन्डिंग समझाई थी। अब उनको समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा था कि कोबाल्ट क्लोराइड है, ये वाला COCl3 है। जब इसके अंदर अमोनिया हमने डाली तो ये दोनों स्टेबल थे और उसके नंबर ऑफ कंपाउंड बने। सबसे पहले वाला जो कंपाउंड है उसकी बात कर लेता हूं, ये वाला, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। देखो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो बता रहा था कि 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, कब, जब मैं AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट करवाऊंगा, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे। अब 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हुए, इसका मतलब जो तीनों Cl है वो आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल है मतलब वो किस तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं मेटल की। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 क्लोराइड बाहर हो गए Cl3, अंदर बचा कोबाल्ट और NH3 अगर मैं इस बेसिस पे जाता हूं, यानी कि पोस्टुलेट के बेसिस पर मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, इस कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, तो वो कैसे लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, यानी कि नेगेटिव एनहांस। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 आएगी। तो +3 आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 वैलेंसी हैं उनको कौन सेटिस्फाई करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। अब नेगेटिवली चार्ज आयन कौन है यहाँ पे, Cl। तो जो तीनों Cl हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ये है प्राइमरी वैलेंसी। अगर मैं बात करूं
कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 लिगैंड होंगे यानी कि 6 स्पीसीज होंगे, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब 6 जो स्पीसीज है वो कौन है, सबसे पहले हम न्यूट्रल लेंगे, अगर न्यूट्रल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आयन पे चलेंगे। तो अब यहां पे देखो 6 के 6 मेरे पास क्या है, न्यूट्रल लिगैंड अमोनिया है, तो यानी कि 6 अमोनिया है वो काम करेंगे एज ए सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कहां लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कहां लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अंदर कोई भी वैलेंसी ऐसी नहीं थी जो दोनों की तरह काम करती हो, प्राइमरी की तरह भी और सेकेंडरी की तरह भी, इसलिए ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब देखो अगर मैं इसको, ये वाला जो कंप्लेक्स है, अगर मैं इस कंप्लेक्स को वाटर के अंदर डालता हूं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं, तो आप सबको पता है कि अब इसके अंदर 3Cl नेगेटिव बाहर चले जाएंगे और एक CONH3 होगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि इसके अंदर मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ आयन बने, टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म, तो कैसे बताओगे, एक तो आयन ही हो गया और 3 आयन ही हो गए, तो 4 आयन बने टोटल। इसके बारे में यही था। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं, दूसरा एग्जांपल, कि जब हम, दूसरा एग्जांपल था मेरे पास, इसी का कंपाउंड बना था दूसरा, वो क्या था, तो वो था अपने पास सेकंड नंबर पे जो मैंने लिखा था वो था COCl3.5NH3, 5 अमोनिया। अब इसके अंदर देखो, और एक्सपेरिमेंटल डाटा बता रहा था AgNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इससे कितने मोल फॉर्म्ड हो रहे थे, 2 AgCl के प्रेसिपिटेट आ रहे थे। इसका मतलब 2 Cl है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये लिख दिए 2 Cl, Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और अंदर क्या आ गया, अंदर जो बच गया वो अंदर लिख दो, यानी कि 5 आपके पास NH3 ये अमोनिया और 1 Cl अंदर। अगर पोस्टुलेट के बेसिस पे देखूं तो देखो इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो +3 को कौन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। अगर प्राइमरी वैलेंसी है तो इनको कौन सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन है, Cl, तो 3Cl हो गए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोबाल्ट +3 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फॉर्म करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा, वो करेगा अपने पास कौन, पहले तो न्यूट्रल लिगैंड लेंगे, तो 5 तो अपने पास अमोनिया है, तो 5 NH3 हो गए, लेकिन एक और चाहिए, तो एक क्या होगा अपने पास, Cl, एक Cl होगा और 5 अमोनिया होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्लोराइड आयन यानी कि एक Cl नेगेटिव ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। पहले वाले कंपाउंड की मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाई, वो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। कंपाउंड था अपने पास COCl CONH3 अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो देखो इसके अंदर ये सेकेंडरी वैलेंसी थी और ये प्राइमरी वैलेंसी। मैं देखो ये कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ये भी उन्होंने आइसोमर के बेसिस पे उस टाइम बता दिया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, वो उन्होंने क्या किया था, थ्योरेटिकल बताया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होती है और वो हम कैसे बता सकते हैं, आज के दिन हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक है उनके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो अब देखो अब इसके अंदर क्या हुआ, और जो आगे वाली थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम बनाना सीखेंगे कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किस कंपाउंड की क्या ज्योमेट्री है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो अब इसके अंदर देखो सेकेंडरी वैलेंसी थिक लाइन से दिखाते हैं, दिखा दिया मैंने, ये हो गया अमोनिया, 6 अमोनिया लगा दिए मैं, 6 अमोनिया लगेंगे क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये डायरेक्शनल नेचर के हैं इसलिए मैंने एक स्पेसिफाई मैनर में यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर इसको दिखाया है इस तरह से, ये एक प्लेन के अंदर है सारे। अब देखो 3Cl जो Cl3 है यानी कि 3 Cl नेगेटिव है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से प्राइमरी वैलेंसी को। अब प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया, और जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, इसका मतलब नॉन डायरेक्शन होती है, इसका मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो आप जहां मर्जी इसके अंदर दिखा सकते हो, Cl Cl और Cl। ये मैंने क्या बना दिया, CONH3 नेक्स्ट बात कर लेता हूं इस कंपाउंड की जो अभी हमने फॉर्म किया है। इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसके अंदर देखो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी तो ये क्या होगा, अगर मैं इसका
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूं तो वो होगा अपने पास NH3 5Cl एंड Cl2, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। अब इसके अंदर देखो सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन सी है। सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास 5 NH3 और 1 Cl। तो 5 NH3 1 Cl आप कहीं पे भी लगा दो, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, मैंने Cl यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब 5 Cl मैंने यहां पे लगा दिए। अब देखो ये वाला जो Cl है ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी को भी। प्राइमरी को कैसे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करता है, और सेकेंडरी को कैसे करता है, ये ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर भी हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर रहा है और प्राइमरी की तरह भी, और 2 Cl जो कि प्राइमरी हैं वो मैंने इस तरह से दिखा दी। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं पानी के अंदर डालता हूं तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ आयन फॉर्म होंगे। देखो एक तो आपके पास जो आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल कौन सा पार्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है, तो वो चला जाएगा, यानी कि 2 Cl नेगेटिव और एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने फॉर्म हुए, 3 आयन फॉर्म होंगे जब हम इसको पानी के अंदर मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट जो कंपाउंड मैंने लिखा था, सब इस पोस्टुलेट के बेसिस पे उन्होंने बताया था, लेकिन आज के दिन ये थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या क्या है वो भी मैं बात करके बताऊंगा लास्ट में इसके अंदर। अब देखो COCl3, अमोनिया का जो नेक्स्ट कंपाउंड था अपने पास वो था COCl3.4NH3। इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर देखा जाए तो एक AgCl क्या मोल प्रेसिपिटेट हो रहा था AgNO3 के साथ, तो इसका मतलब है Cl एक ही बार है। दूसरी बात, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन है, Cl, तो 3 Cl नेगेटिव इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम उस टाइम पे सेकेंडरी वैलेंसी बोलते थे, कितना है 6, इसका मतलब 6 स्पीसीज आएंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अब न्यूट्रल होंगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लिखेंगे, तो न्यूट्रल के अंदर तो अपने पास आ गए कौन, 4 अमोनिया 4NH3, साथ में 2 और चाहिए तो 2 कौन आ जाएंगे, Cl। यानी कि जो 3 Cl हैं इनमें से जो 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं मेटल की और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। तो क्या होगा, इसकी जो आपके पास स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से आएगी, देखो मैंने बताया था कि ऐसे स्पीसीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं उनको इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। तो कोबाल्ट NH36Cl2, ये Cl2 अंदर क्यों लिखा, क्योंकि 2 Cl ऐसे थे जो प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे थे, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और एक आ गया बाहर। AgNO3 के साथ एक ही AgCl बनेगा, क्योंकि एक ही क्लोराइड क्या है, आयनाइजेबल है। अब देखो अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा तो कोबाल्ट NH36Cl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, टोटल कितने आयन बने, तो टोटल आयन बनेंगे एक आयन ये एक आयन ये, टोटल आयन बनेंगे 2, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इसका मतलब जो अंदर वाले हैं उनको थिक लाइन पे लिख देंगे, तो ये हो गया आपके पास अमोनिया 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 Cl और Cl। उसके बाद जो Cl नेगेटिव है यानी कि जो बाहर है ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये आयनाइजेबल है, अकेला प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से कहीं पे भी दिखा देंगे। 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी, तो उनको भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर ये स्ट्रक्चर थी। अब इसके अंदर एक बात और बताओ मेरे को, आयनाइजेबल Cl कितना है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि यही एक ऐसा है जो अकेला प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। AgCl के मोल कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे जब मैं AgNO3 डालूंगा, क्योंकि एक ही Cl है वो आयनाइजेबल है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें मैंने 2 बातें बताई थी कि ये वाला जो कंपाउंड है इसके 2 कलर थे, कौन कौन से, एक तो वॉयलेट और एक ग्रीन। तो ये 2 कलर क्यों आए वो आज आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। ये 2 Cl है, अगर ये सिस पोजीशन पे लगे होंगे तो अलग आइसोमर होगा, कौन सा, सिस आइसोमर। अगर ये ट्रांस पे लगा देता हूं 180 डिग्री पे तो क्या बन जाएगा, आइसोमर ट्रांस बन जाएगा। अब सिस और ट्रांस दो अलग अलग आइसोमर हो गए तो इनका कलर भी अलग अलग आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लास्ट बात कर लेते हैं।
मैं एक टेबल बना देता हूं इन सब की। ये सारे पोस्टुलेट है वो हमें समझ में आ गए कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं एनायन से, नॉन डायरेक्शनल होती हैं और उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आज के दिन हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज लिगेंड भी उसको सेटिस्फाई करते हैं और उसको हम थिक लाइन से दिखाते हैं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करती हैं ये और डायरेक्शनल नेचर की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये सारे कंपाउंड थे, इनको मैं एक बार लिस्ट कर देता हूं। जैसे COCl3.6NH3 अभी हमने देखा इसका जो कॉम्प्लेक्स था वो कैसा आया। इसका जो कॉम्प्लेक्स आया वो आया हमारे पास CONH36Cl3, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ आयन या मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन एडिंग एक्सेस ऑफ, देखो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ AgNO3 नंबर ऑफ AgCl फॉर्म्ड, तो AgCl कितने फॉर्म्ड होंगे तो आप बता सकते हो यहां से कैसे। AgCl कितने बनेंगे, 3 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो 3 ही मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे। नेक्स्ट बात कर लेता हूं। नेक्स्ट था अपने पास COCl3.5NH3, इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी कैसी आई थी, NH3,5Cl और ये हो गया Cl2। इसके अंदर कितने होंगे, 2 आयनाइजेबल है तो 2 AgCl के मोल फॉर्म्ड होंगे। COCl3.4NH3, इसकी स्ट्रक्चर भी, इसका कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी वो थी ये वाली Cl2, एक ही Cl बाहर है तो 1 मोल फॉर्म्ड होगा। अगर मैं बात करूं COCl3 की तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है तो NH3 3 और Cl3, बाहर कुछ नहीं आएगा। तीनों जो Cl नेगेटिव है वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेंगे और सेकेंडरी तरह भी। प्राइमरी की तरह क्यों काम करेंगे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी मॉडर्न टाइम के अंदर किसके करस्पॉन्ड होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को यही सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, तो इसलिए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक भी आयनाइजेबल Cl नहीं है तो एक्वस जो AgNO3 के साथ कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, तो हम बोलेंगे 0। ये तो एक्सपेरिमेंटल वर्नर के अकॉर्डिंग होगा। मॉडर्न टाइम के अंदर हमारे पास और सारी टेक्निक है जिनके बेसिस पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही पाएगी। कैसे, देखो अगर मैं क्या करूं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं तो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड कितने आयंस बनेंगे, तो देखो 3 तो Cl नेगेटिव और एक कॉम्प्लेक्स भी आयन होगा तो कितने बनेंगे 4। इसकी बात करूं तो 2 Cl नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स यानी कि 3, एक Cl नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स कितने हो गए 2, और इसमें ये आयनाइज नहीं होगा तो 0। तो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। अब हम क्या करते हैं, इन अलग अलग इन सब कंपाउंड्स का कंडक्टिविटी मेजरमेंट लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इनकी निकालते हैं। कंडक्टिविटी निकालेंगे तो देखो क्या होगा, आपको पता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस के। जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, मोलर कंडक्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ इसके आयन ज्यादा होंगे, 4 है, ये 3 आयन देगा, ये 2 आयन देगा, ये 0 देगा, 1 मोल कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा इसकी आएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और ये आज मॉडर्न टाइम के अंदर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मेजर करके भी देखें तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि ये वाले जो कंपाउंड हैं इनकी स्ट्रक्चर यही वाली है, कॉम्प्लेक्स यही वाले हैं। और इसके अलावा जो क्रायोस्कोपिक डाटा है, क्रायोस्कोपिक डाटा क्या, क्रायोस्कोपिक डाटा आपने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा है। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, अगर क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट देखें तो आपने पढ़ा है कि जब मेरे पास कोई कंपाउंड है और उसका सॉल्यूशन बनाता हूं तो उस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, अगर वो कंपाउंड टूट जाता है, आयंस के अंदर टूट जाता है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे
तो उसका जो आपके पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही ज्यादा होगा तो हम देखें इसके अंदर, तो आयन सबसे ज्यादा इसके अंदर बन रहे हैं, मतलब 1 मोल अगर ये टूटता है तो कितने पार्टिकल फॉर्म होंगे? 4 पार्टिकल फॉर्म होंगे। अगर ये 1 मोल टूटता है तो कितने पार्टिकल फॉर्म होंगे? 3 मोल पार्टिकल फॉर्म, सॉरी, अगर ये टूटता है तो 3 पार्टिकल बनेंगे, 1 मोल टूटने से 3 पार्टिकल बनेंगे। यानी कि क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसी तरह से इस वाले मॉलिक्यूल का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो हमें बताता है कि ये वाली स्ट्रक्चर सही है। इसके अंदर मैंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस लिखे हैं, चार्ज नहीं लिखा। अगर चार्ज लिखता तो कितना होता? चार्ज अलग हो जाता। कितना होता चार्ज टोटल? देखो, अगर ये टूटता तो 3Cl नेगेटिव निकलते, अगर ये टूटता पहले वाला कंपाउंड तो 3Cl नेगेटिव निकलते और कंप्लेक्स बनता CONH3 पॉजिटिव। तो चार्ज कितना हो जाता? तो चार्ज हो जाता टोटल 3 ये और 3 ये प्लस 6 चार्ज हो जाता। तो इनके अंदर चार्ज अलग हो गए, लेकिन मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। तो नंबर ऑफ आयंस तो यही फॉर्म होंगे, चार्ज अलग अलग होगा। ठीक है, वर्नर थ्योरी के अंदर यही था, लेकिन जल्दी ही वर्नर थ्योरी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें नहीं बता पाई कि भाई इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों है, ऐसा ही क्यों है, या मैं बोलूं कि कोई कंपाउंड आपके पास आयन है जैसे कोबाल्ट +3, ये +3 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही क्यों शो करता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बता पाई। इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो कॉम्प्लेक्स की, वो ये थ्योरी बताने में फेल हो गई। तो हम नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे वीबीटी, और उससे नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अंदर है सीएफटी। ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उन थ्योरी के बेसिस पर इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे, और उसी के बेसिस पर हम बताएंगे किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कैसे कोई कंपाउंड बनेगा, किसके साथ कब स्क्वायर प्लेनर बनेगा, कब टेट्राहेड्रल बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट जो आगे वाली थ्योरी है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यही थी आपके पास वर्नर थ्योरी।